हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग या फिर मैं कहूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। देखो 10th ग्रेड में ये बहुत ही बेसिक लेवल पर है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तो यहां पर बहुत ही छोटे से टॉपिक्स हैं हमारे पास, बट ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि नेचर से जब हमें फिजिक्स की दुनिया में या फिर अपने नेचर से ही जब हमें कम्युनिकेट करना होगा तो नंबर्स को हम किस तरह से एसोसिएट कर पाएंगे अपने सराउंडिंग में, ताकि हम मोशन को, मैकेनिक्स को या फिर हम किसी भी फील्ड में चले जाएं फिजिक्स की, वहां पर हम नंबर्स के साथ एसोसिएशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ही बना पाएंगे। और उसके जरिए हम नंबर के फ्लोज को देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे और नेचर से बहुत बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इससे हमें नेचर के कई लॉज पता चलेंगे, चाहे वो आपका ग्रेविटेशन हो, मोशन हो, मैकेनिक्स हो, रोटेशनल मोशन हो या किसी भी टाइप का। आप मैकेनिक्स, मेजॉरिटी फील्ड आप मैकेनिक्स को ले लो, जहां पर आपका मोशन आता हो वहां पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा ही आएगा। या फिर मैं कहूं जहां मोशन आता हो वहां पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब ये जो चीज है ना, बेसिकली ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट है। ये एक्चुअली में बहुत आसान है। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी शुरुआत हुई थी नंबर लाइन से, जिस चीज से हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन बहुत सी चीजें नंबर लाइन पर ऐसी हैं जो हम बेशक 10th ग्रेड में आ जाते हैं बट स्टिल हमें नहीं पता होता है। जैसे कि आपका प्लस और माइनस, ये एक्चुअली में हम लोग सिर्फ इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जानते हैं, लेकिन ये डायरेक्शंस होते हैं। और ये जो पार्ट है कि ये डायरेक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिजिक्स को बहुत ज्यादा आसान बनाने में। और सबसे बड़ी बात, नेचर से सही मायने में कम्युनिकेट करने में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि प्लस और माइनस आपके डायरेक्शंस होते हैं। अब यहां पर हम जो कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाते हैं, इसको आगे चल के आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहोगे मैकेनिक्स के अंदर। तो इसलिए ये जो चैप्टर है इसको सिर्फ हमें 10th ग्रेड का एक चैप्टर लेके नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने फ्यूचर का बेस सेट करने के लिए पढ़ना है। क्योंकि आप अभी 10th में हो, जस्ट एक साल बाद आप लोग 11th में होगे और 11th के अंदर आप लोगों के लिए इस चैप्टर की नॉलेज बहुत ज्यादा यूज होने वाली है और आपको इस चैप्टर की नॉलेज को वहां पर यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर जो ये प्लस माइनस डायरेक्शंस हैं, इसके ऊपर और नंबर लाइन के ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना रखी है, जो कि मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हो तो वहां पर इस वीडियो से पहले आप लोगों को जो प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस होते हैं उसका वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। एंड अब बारी आती है आपके 10th के सिलेबस के पार्ट की। तो भाई 10th में आपको डिस्टेंस फार्मूला है जो प्रेजेंट सिलेबस है, और सेक्शन फार्मूला है प्रेजेंट सिलेबस में, और उसमें सिर्फ इंटरनल आपको यहां पर इंटरनली जब जो पॉइंट आता है उसके लिए सेक्शन फार्मूला गिवन है। लेकिन 11th ग्रेड में जब हम जाते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट की भी नीड पड़ती है और एरिया ऑफ ट्रायंगल की भी हमें नीड पड़ती है। और वहां की बुक्स में तो ये पार्ट नहीं कटा है, तो वहां पे डायरेक्टली लिखा होगा एज यू हैव स्टडीड इन 10th ग्रेड। बट 10th ग्रेड में तो हमने पढ़ा ही नहीं और 11th की बुक हमें वो पढ़ाने वाली नहीं है, तो डायरेक्टली वहां पर फॉर्मूला आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को जाने बिना हमें मजबूरन उस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अपने सिलेबस को जितना पार्ट है वो तो देखेंगे ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये भी है और जो कट गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिलेबस कटता है तो एक्चुअली में नॉलेज कट जाती है और हमें यहां पर पूर्ण ज्ञान लेना है ताकि हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें। ना ये मुश्किल है ना कटा हुआ सिलेबस मुश्किल है। हम खुद नेचर को ऑब्जर्व करके उससे कम्युनिकेट करके यहां पर रिजल्ट्स को खुद ब खुद डिस्कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो छोटा सा चैप्टर है और हाँ, ये वाला चैप्टर एक ही वीडियो में बन जाएगा। तो यहां पर प्लस माइनस डायरेक्शन है, ये बिल्कुल मत भूलना, इसको जरूर देखना। और हो सके तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी पहले आप वो वीडियो जरूर देख लो और उसके बाद आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना। यकीन मानो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही बेनिफिशियल होगा और फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट प्लस माइनस आपके डायरेक्शन होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और वो वीडियो मैंने 11th ग्रेड के हिसाब से बनाई थी, मतलब हिसाब से नहीं, 11th ग्रेड के लिए बनाई थी, तो वहां पर मैं मेजॉरिटी टाइम 11th ग्रेड बोल रहा हूंगा। ठीक है, तो आप उसको कंसीडर मत करना। वो 11th ग्रेड के बच्चों के लिए मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि वो नॉलेज प्रीवियस क्लासेस में हम लोग लेना भूल गए थे। वो एक्चुअली में नॉलेज 6th और 7th ग्रेड की ही है। ठीक है, चलो। तो अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया और अब आप उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब देखो नेचर से जब हमें कम्युनिकेट करना था तो हमने यहां पर क्या बनाया, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। बेसिकली हम जिस जगह खड़े हैं उस पॉइंट को हमने 0 पॉइंट से मार्क किया। ठीक है, जहां मैं खड़ा हूं वो 0 पॉइंट है और वहां से जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में मैथ्स में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस हमें बना देने हैं। जस्ट वन वन पॉइंट दे देना है, यहाँ पे 1 2 3 देना है, यहाँ -1 -2 -3 देना है, यहाँ -1 -2 -3 देना है। बट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में डायरेक्शंस हैं। और ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जहां मैं देख रहा हूं वो बनेगी मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जहां मैं देख रहा हूं उसके पीछे वाली डायरेक्शन बनेगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, और मेरा लेफ्ट साइड जो होगा वो बनेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड राइट साइड जो होगा वो बनेगा मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस। इसके जरिए
इसके जरिए हम लोगों की पोजीशंस को बता सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं। सोचो, एक सैटेलाइट है जो स्पेस में मूव कर रहा है, तो अगर उसको किसी की पोजीशन बतानी होगी तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि मैं यहां पर हूं, मुझसे इसकी दूरी इतनी है। यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊं, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस बनाऊं सैटेलाइट के लिए, तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स को बताएगा कि ये चीज इतनी दूरी पर है। और यही एक्चुअली में कोऑर्डिनेट प्लेन आपका वर्क करता है। बेसिकली जहां आप खड़े हो, ठीक है, वो पॉइंट हो गया 0 पॉइंट, और आप 1 स्टेप आगे गए, ठीक है, 1 स्टेप, 2 स्टेप्स आगे गए, या मीटर कह लो, 1 मीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर कह लो, 3 स्टेप्स आगे गए, 4 स्टेप्स आगे गए, ठीक है, या फिर आप जहां खड़े हो वहां से 1 स्टेप पीछे गए, -1, 2 स्टेप्स पीछे गए, -2, 3 स्टेप पीछे गए, -3, 4 स्टेप्स पीछे गए, -4। यानी कि प्लस माइनस यहां पे डायरेक्शन का रोल प्ले कर रहा है, और यही है आपकी नंबर लाइन। और उसी के साथ हमने कहा कि अगर हमें 2 डायमेंशन के अंदर किसी की पोजीशन बतानी हो तो हम क्या करें। तो हमने क्या किया, हमने एक सेकंड डायमेंशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनाई और उसको भी कोऑर्डिनेट्स दिया कि ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये बना 1 स्टेप, या 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। -1 मीटर यानी कि एक कदम वाई डायरेक्शन में पीछे की तरफ, ठीक है, -2 मीटर, -3 मीटर, -4 मीटर। तो अगर मैं बात करूं कि आप कितना यूनिट पीछे गए, मान लो कि आप 4 मीटर पीछे जाते हो, तो मैग्नीट्यूड वाइज यानी कि क्वांटिटी वाइज आप 4 मीटर पीछे गए हो। माइनस साइन क्या बता रहा है कि आप 4 मीटर पीछे गए हो। और अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए आप पोजीशंस को बताने में देखो कितनी आसानी होगी आप लोगों के लिए, कि मान लो आपका एक दोस्त यहां पर खड़ा है, तो आप कह सकते हो कि यार 3 कदम आगे जाओ और 3 कदम वाई डायरेक्शन में जाओ, तो आपका कोऑर्डिनेट है +3, +3। तो यूजुअली हम प्लस को लिखते नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो प्लस ही है। अगर डायरेक्टली नंबर लिखा है तो हम प्लस मान लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट आपका ये होता है कि 3,3 आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मान लो 3 कदम आगे जाके आपको 2 कदम नेगेटिव वाई में जाना पड़ा, तो इस कोऑर्डिनेट का बेसिकली मतलब क्या हुआ, 3, -2। इसका मतलब बेसिकली सिंपल सा ये हुआ कि आप 3 मीटर आगे गए और 2 मीटर लेफ्ट में चले, सॉरी राइट में चले गए, यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चले गए। तो इससे आपकी पोजीशन पता चल रही है। सो ये कोऑर्डिनेट्स किस चीज में हेल्पफुल हो रहे हैं, आपसे, जहां आप खड़े हो, आपसे उस दूसरे पर्सन की या दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए। और यहां पर आप सोच सकते हो कि इन पोजीशंस के जरिए कितनी हेल्प हो सकती है कि मान लो एक हमारा अपना सैटेलाइट है और हम लोग वॉर की सिचुएशन में है, तो हमारे जो एनिमी है उनके टैंक्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता चले, तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो हम उनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो हम अपनी आर्टिलरीज को इस तरह से लोड करेंगे कि स्पेसिफिक डिस्टेंस या स्पेसिफिक रेंज के अंदर आने पे हम अपनी आर्टिलरी फायर करेंगे और डायरेक्टली वो आर्टिलरी उनके ऊपर गिरेगा और हम अपनी वॉर को जीत सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन जो पहले करेगा वॉर में लीड उसको मिलेगी। तो यहां पर देखो बहुत से पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सी चीजें हैं। या फिर अगर हमें कंप्यूटर डेवलप कर रहे हैं तो ह्यूमंस तो भाई ऐसे मूव करके चले जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स को आप कैसे ज्ञान दोगे कि आपको वहां जाना है, कैसे प्रोग्राम करोगे। अब अगर आप सिंपल लाइंस के जरिए प्रोग्राम करोगे तो कितना ईजी होगा आपके लिए प्रोग्राम करना। ठीक है, तो पॉइंट को समझो, यहां पे एंटायर पॉसिबिलिटीज न्यू, जो आज के जमाने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, वहां पर कंप्यूटर्स हो गए, आपकी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हो गई, 3D प्रिंटर मशीन्स हो गई, वो इन्हीं कोऑर्डिनेट प्लेन्स के नॉलेज पर प्रोग्राम होते हैं और फिर उन्हीं को समझ के वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो, तो यहां पर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये हमें पता चल गया। एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो मैं 3 स्टेप्स पीछे जाता हूं या 3 मीटर पीछे जाता हूं और 4 मीटर वाई में जाता हूं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, -4। और ये हमने एक्स को ही पहले क्यों लिखा क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड बना दिया ताकि सब लोग एक्स को पहले लिखे, वाई को बाद में लिखे। इससे क्या होगा कि अगर मान लो मैं एक रिसर्चर हूं, मैं एक्स को पहले लिखता हूं, वाई को पहले लिखता हूं, आप भी एक रिसर्चर हो, बट आप वाई को पहले लिखते हो, एक्स को बाद में लिखते हो, तो इससे क्या होगा, मैंने अगर लिखा है -3, -4, तो मैं कहना चाहता हूं कि 3 कदम एक्स में पीछे जाओ और 3 कदम वाई में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाओ। लेकिन आप क्या समझोगे, 4 कदम एक्स में पीछे जाओ और 3 कदम वाई में पीछे जाओ, तो कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया कि आप कोऑर्डिनेट में पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखोगे। अब हम तो भाई 3D की दुनिया में रहते हैं, 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं, जहां लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो अब यहां पर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाएं, सिंपली इसके ऊपर एक z एक्सिस बना दो जो कि बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, और उसमें एक डायरेक्शन को प्लस दे दो और पीछे जाने जो बोर्ड के अंदर लाइन जा रही है उसको नेगेटिव z दे दो, और उससे आपके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, x, y, z। ठीक है, मैं वो फ्रेम आपको अगर 3D में दिखाना है तो मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये होगा पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस।
तो अब आप 1 2 3 कदम x में गए, 1 2 कदम y में गए, तो आप यहां पहुंच गए। ठीक है, आप यहां पहुंच गए और उसके बाद आप 1 2 3 4 5 कदम z में आए, तो आप यहां पहुंच गए। तो आपका कोऑर्डिनेट बना 3 2 5। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहीं से आपकी 3D ज्योमेट्री की भी शुरुआत हो जाएगी 12th ग्रेड के अंदर। तो देखो ये चीज कितनी सिंपल सी है। तो ये है बेसिकली आपका एक्चुअल कोऑर्डिनेट प्लेन। हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हम याद कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, फिर उनके नाम याद करेंगे। अब नाम में उतना कुछ नहीं रखा है, ठीक है, और इस नाम पे तो क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। एब्सेसिका, ठीक है, ऑर्डिनेटा। अब मुझे ये नाम कैसे याद हुए? मुझे ये नाम याद हुए थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने नाम को याद करने पे फोकस नहीं किया, ऑटोमेटिकली याद होने शुरू हो जाते हैं जब हम नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन नामों को मैंने कई बार एनकाउंटर किया, तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे ब्रेन में आ गए। ठीक है, लेकिन ये नाम याद ना भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन को समझना। ठीक है, जो चीज एक पेपर पे आ जाए उसको प्लेन कहते हैं, और ये चीज कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं होगी, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, किसी की भी पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बनाया 3 डायमेंशनल, और उसकी पोजीशन को इजीली डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं अगले अध्याय पर, जो कि है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और उस कोऑर्डिनेट प्लेन पे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, या फिर आप समझो कि आपके 2 दोस्त खड़े हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लेते हैं वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका दोस्त ए फ्रेंड है और ये आपका बी फ्रेंड है, जो कि यहां पर खड़ा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यार इनकी दूरी कितनी है। ठीक है, अब सोचो, ये दूरी को जानना अपने आप में एक एप्लीकेशन हो गया। आप खड़े हो यहां पर, आपका फ्रेंड खड़ा है यहां पर, आपका दूसरा फ्रेंड खड़ा है यहां पर, या फिर आप कहो कि ये ओरिजिन आपका सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट है। ठीक है, या फिर आप कह लो कि ओरिजिन आपका, आप सैटेलाइट पे भी मत जाओ, मान लो ओरिजिन आपका क्या है? रडार है। ठीक है, ओरिजिन आपका रडार है। ठीक है, जो कि पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। खैर उसके लिए तो हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर लेना होगा, लेकिन मान लो, ठीक है, सैटेलाइट, रडार, कुछ भी मान लो। और ये जो है ये इंडियन आर्मी है। ठीक है, इंडियन आर्मी है, और ये एनिमी आर्मी है। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, इसलिए मैं एनिमी आर्मी लिखता हूं यहां पर। ठीक है, इंडियन आर्मी है, ये एनिमी आर्मी है। अब आप ये जानना चाहते हो, इंडियन आर्मी को ये बताना चाहते हो कि भाई जो एनिमी है वो आपसे कितनी दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो आपने रडार वेव्स को छोड़ा, जिससे ये पता चला कि इंडियन आर्मी यहां खड़ी है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1, ये नोन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और एनिमी आर्मी को भी हमने रडार से मेजर कर लिया कि भाई ये जो खड़े हैं ये खड़े हैं x2 y2 कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और फिर आपने क्या किया? अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, जिसका मतलब क्या है? ये है आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये है आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और ये है आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब अगली चीज क्या आती है? अगली चीज ये आती है कि भाई आपको ये डिस्टेंस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो अपनी बम, जो बम है उनके पास, जो आर्टिलरीज हैं, टैंक्स वगैरह हैं, उनको सही वे में तैनात कर पाएंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन के जरिए सही डायरेक्शन में उनको थ्रो कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो अब ये डिस्टेंस जानना हमारे लिए जरूरी है। तो अब इस डिस्टेंस को जानने के लिए मुझे बोर्ड थोड़ा सा साफ करना होगा। हम क्या करते हैं? जो ज्ञान हमारे पास है हम सिर्फ उसका यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या ज्ञान है हमारे पास, अभी यहां पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या ज्ञान अप्लाई करें, लेकिन जो हमें पता है हम उसको देखते हैं। भाई इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो हमने कहा कि यार x एक्सिस से अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा x1, और y एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये बनेगा 0, y1 x1, 0। ठीक है, अगर x1 का मतलब क्या है? x डायरेक्शन में x1 यूनिट गए हो, y1 का मतलब क्या है? y डायरेक्शन में y1 लेंथ आप गए हो। सिमिलरली ये क्या आएंगे? ये आएगा यहां पर x2। ठीक है, जो कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट y पे क्या है आपका? 0, y2, जो कि इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रहा x1, ठीक है, और ये रहा आपका y1, x2, 0, 0, y2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या दिख रहा है मुझे? मुझे दिख रहा है कि यार ये लेंथ जो है यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, वो सेम इस लेंथ के इक्वल है, और ये वाली लेंथ जो है वो देखो, ये थोड़ा सा डैश डैश साइड हो गया, लेकिन ये लेंथ देखो और ये लेंथ देखो। ठीक है, हमें कैसे पता कि हमें ये लेंथ लेनी है? क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहां पर एक क्लियरली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होते हैं। अब ये 90 डिग्री है, इट मींस कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बिल्ड कर लिया है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि आगे क्या करना है, तो क्या दिखा? अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखा। तो अब ट्रायंगल्स के बारे में जो नॉलेज होगी हमारी, हम उसका यूज करेंगे, क्योंकि हमने ट्रायंगल को डिस्कवर किया है। तो अब ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो और क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि यार इस लाइन की लेंथ कितनी है। तो मैंने कहा अगर ये लेंथ x2 है और ये लेंथ x1 है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1। ये लेंथ x2 है, उसमें से x1 लेंथ को आप माइनस कर दो तो रिमेनिंग लेंथ आएगी। x2 लेंथ
ठीक है, x1 लेंथ। तो अगर मुझे ये वाली लेंथ चाहिए तो x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली ये लेंथ y2 है, उसमें से y1 लेंथ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाली लेंथ जो है मेरे पास वो आ जाएगी y2 माइनस y1 लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा चलो भाई, बेस की लेंथ मिल गई, परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ मिल गई, तो बचा क्या, डिस्टेंस क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। और अब हमने कहा कि थैंक यू पाइथागोरस, आपने हमको ये चीज बताया था। पाइथागोरस की मदद से अब हम यहां पर कह सकते हैं कि जो ए बी लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। लो भाई, हमने ये फॉर्मूला नहीं बनाया, हमने नेचर को ऑब्जर्व किया और इस फॉर्मूले को डिस्कवर किया। ठीक है, सो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डायरेक्टली याद करके आगे मत बढ़ो, बहुत इजी सा फॉर्मूला, याद हो जाता है और क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक्सप्लोर करना ही राइट वे ऑफ एजुकेशन है और उसी की हमें हैबिट डालनी है ताकि हमें एक्सप्लोर करने की हैबिट बने और हम हर चीज को एक्सप्लोर करें खुद से, ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ठीक है, चलो तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता चल गया और डिस्टेंस हमें मिल गया, और ये नॉलेज आगे चल के वेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है और वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नाम पे मत जाओ कि वेक्टर वेक्टर बोल रहा हूं, बहुत तगड़ा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है, अब हमारा काम तो हो गया यहां पर, लेकिन एक्चुअल सवाल पूछना जरूरी है। हमने यहां पर क्या कंडीशन ली थी, इंडियन आर्मी एनिमी आर्मी, तो भाई यहां पर सिर्फ डिस्टेंस पता लगने से हम आर्टिलरीज को सही जगह थ्रो कर पाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैं इतनी लेंथ पे इस लेंथ को लेके एक सर्कल बना दूं, इसको एज अ रेडियस लेके सर्कल बना दूं, तो ये सारे पॉइंट्स उतने ही डिस्टेंस पर लाई करते हैं, ये सारे पॉइंट्स उतने ही डिस्टेंस पर लाई करते हैं। तो यानी कि अगली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुई वो हुई डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको एक हिंट देता हूं। हिंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन को बता दिया जाए तो उसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो देखो अपने आप हमें समझ आना स्टार्ट हो गया कि फ्यूचर में जो हम वेक्टर पढ़ेंगे ये तो एक नाम है बस, ठीक है, नाम है बस, लेकिन हम खुद से तो ये जानते हैं ना कि अकेला डिस्टेंस काफी नहीं है, हमें डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन की भी नीड पड़ रही है। अब वो डायरेक्शन बताने के लिए हम कहते हैं कि यार ये एक्स एक्सिस मेरा डायरेक्शन है, जहां रडार देख रहा है, मतलब रडार ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाया है, तो यहां पे आर्मी को बोला जाएगा कि जो मेरा डायरेक्शन है वो ये वाला है। मान लेते हैं कि भाई ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, मान लेते हैं इन्होंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस साउथ ईस्ट में लिया है, तो आर्मी को क्या बोला जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से इतना एंगल, मान लो ये थीटा एंगल आता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से इतना एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो और इतने डिस्टेंस पर आपको यहां पर मिसाइल लॉन्च करनी है। तो यानी कि डायरेक्शन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब कोऑर्डिनेट फ्रेम की इंपॉर्टेंस को भी आप समझ रहे होगे। क्यों मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जहां आप देख रहे हो वो आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को दोगे तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दोगे। इसीलिए इस चैप्टर में तो हम लोग कोऑर्डिनेट फ्रेम बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम लोग इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वर्ड आप मैकेनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा सुनने वाले हो, जो कि बेसिकली कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट प्लेन ही है। ठीक है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है डायरेक्शन कैसे निकालें, तो उसी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। वहीं पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान ले लेंगे तो अब हम डायरेक्शन बताने के भी काबिल हो जाएंगे। इट मींस अब आप समझो, ठीक है, कि हमें किसी नई चीज को ढूंढने की नीड क्यों पड़ी। असली चीज सीखो, और वो क्या है कि यार हमने इसको क्यों पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि नेचर से कम्युनिकेट करना था, उसको नंबर्स के साथ एसोसिएट करना था। बेसिकली आपने देखो पोजीशंस को नंबर्स के साथ एसोसिएट ही तो किया है, कि ये सारे पोजीशंस हैं, इनको नंबर्स के साथ एसोसिएट किया, प्लस माइनस को डायरेक्शन बनाया, और बेहतर तरीके से आपने फिर नंबर्स के साथ एसोसिएट किया जिससे आप पोजीशन बता पा रहे हो। अब बारी आती है कि इसके अंदर आपको ज्योमेट्री दिखनी स्टार्ट हुई, तो ज्योमेट्री जो एक्सप्लोर कर चुके हैं उसकी नॉलेज के जरिए हम इसको फर्दर कम्युनिकेट कर पाए, एंड आगे चल के दो पोजीशंस के बीच में जो दूरी है वो हम ढूंढ पाए। अब जैसे हमने उसको ढूंढा तो हमें खुद से समझ आया कि यार सिर्फ डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास हर क्वेश्चन के साथ एक जवाब आया, और जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो गया कि भाई डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन खोजने के लिए अब हम क्या करें, तो मैथमेटिशियंस लग गए फर्दर नेचर को ऑब्जर्व करने में, उससे बात करने में, और खोज हुई ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री की खोज के साथ ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली में कंप्लीट हुआ। और जब आप डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन बताओगे तो वो वेक्टर बनेगा। इट मींस कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को जब हम सीख जाएंगे तो 11th की वेक्टर कुछ भी नहीं है।
बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, और इसको समझने के लिए, डिस्टेंस को जानने के लिए हमने किसका इस हेल्प लिया? पाइथागोरस का हेल्प लिया। यानी कि पूरे वेक्टर के अंदर पाइथागोरस आएगी और आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगी इन कोऑर्डिनेट प्लेन। 2D हो चाहे 3D हो, डिस्टेंस आप इसी तरीके से बताओगे। ठीक है, चलो तो देखो नीड क्रिएट हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस हमें खुद ब खुद समझ आ गया कि भाई क्यों पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नीड क्रिएट हो रही है। चलो तो अब भाई फर्दर हम लोग स्टडी करते हैं कि यार हमें कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट्स जानने जरूरी हैं। और अब यहां पर आता है कि चलो इसी परिस्थिति में हम लोग एक सिचुएशन और क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन और क्रिएट करते हैं कि यार हमारी सेना की दो टुकड़ियां हैं। ठीक है, दो टुकड़ियां हैं। अब यहां पर हम कहते हैं कि यार ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये तो टेढ़ा बन गया लेकिन चलो काम चल जाएगा। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक टुकड़ी यहां खड़ी है, दूसरी टुकड़ी यहां खड़ी है। ठीक है, दूसरी टुकड़ी यहां खड़ी है और बीच में एनिमी आर्मी है, बीच में एनिमी आर्मी है। ठीक है, अब यहां पर ना दोनों टुकड़ियों के पास क्या मौजूद है? दोनों टुकड़ियों के पास मौजूद है अपनी अपनी आर्टिलरी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि यार यहां पे हमने क्या किया, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 क्योंकि ये हमारी सेना है, इसका कोऑर्डिनेट भी पता है क्योंकि ये हमारी सेना है, लेकिन दुश्मन का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। और रडार इस बार यहां पर नहीं है, यहां पर कमांड सेंटर है जो कि ये जानना चाहते हैं कि जो दुश्मन है वो कहां खड़ा है। ठीक है, तो यहां पर एक रडार मौजूद है। ठीक है, जिससे उन्होंने इसका डिस्टेंस मेजर किया, इसका डिस्टेंस मेजर किया, इन्होंने अपना डिस्टेंस बताया, इन्होंने अपना डिस्टेंस बताया। ठीक है, कमांड सेंटर के पास रडार नहीं है, यहां पे मतलब ऑफिसर बैठे हुए हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि अब आपको ये एक्शन लेना है। ठीक है, हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और ये अगर इनकी आर्टिलरीज, मान लो इनकी आर्टिलरीज खत्म हो चुकी हैं और यहां पर अब ये सिर्फ डिस्टेंस बता रहे हैं क्योंकि हर टुकड़ी के पास अपना भी एक मैकेनिज्म होता है कि वो डिस्टेंस को मेजर कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने जो डिस्टेंस मेजर किया उससे उन्होंने ये बताया कि यार हमारी जो डिस्टेंस है, अगर मैं उनके डिस्टेंस के साथ डिवाइड करूं, रेशियो निकालूं, ठीक है, कि मान लो मेरा डिस्टेंस, मेरे से वो 1 किलोमीटर दूर है बट इनसे वो 2 किलोमीटर दूर है, तो मेरे से जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर और उनसे जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर, तो रेशियो आया 1:2 का। इन्होंने कहा मुझसे वो 3 किलोमीटर दूर है और इन्होंने कहा मुझसे वो 4 किलोमीटर दूर है, तो रेशियो आया 3:4 का। उन्होंने कहा कि मुझसे ये 7 किलोमीटर दूर है और इन्होंने कहा मुझसे वो 21 किलोमीटर दूर है, तो रेशियो आया 1:3 का। ठीक है, रेशियोस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लोग कोऑर्डिनेट्स कमांड सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर्सन यहां खड़ा है वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि जो टुकड़ी यहां खड़ी है वो इधर देख रही है मान लो, तो ये डायरेक्शन बनेगा उनका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये डायरेक्शन बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन के हिसाब से डिस्टेंस बता दिया और ये लोग इधर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर आएगा, ये बन जाएगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस और ये डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। ठीक है, इस तरीके से इन लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी है। तो इन्होंने डिस्टेंस बता दिया। अब डिस्टेंस बता दिया तो कमांड सेंटर के पास डिस्टेंस आया, उन्होंने इसका रेशियो निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि कमांड सेंटर वाले सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं। ये वन ऑफ द नीड है हमारी कि अब ये लोग जानते हैं तो वो उसके जरिए इसकी पोजीशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढ लेंगे और उसके बाद क्योंकि इनकी आर्टिलरीज खत्म हो गई हैं, ये इनके ऊपर, यहां पे तो मिसाइल्स हैं, कुछ भी है, कमांड सेंटर के पास अपना बैकअप है, ये यहां से मिसाइल्स लॉन्च कर देंगे। इस तरह की एक सिचुएशन ले लो। तो इट मींस कि हमें अपनी एनिमी का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जानना है। ये x1 y1 कोऑर्डिनेट कमांड सेंटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, x2 y2 कोऑर्डिनेट, सॉरी यहां पर है वो, ठीक है, कमांड सेंटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, xy कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। हमें यह पता है कि भाई ये किसी रेशियो में है, तो हमने कहा यहां से यहां का जो रेशियो है, मान लो वो m:n का रेशियो है, 1:2 m:n, 3:4 m:n, यानी कि आपने 3 को m मान लिया, 4 को n मान लिया, 1 को m मान लिया, 3 को n मान लिया, 1 को m मान लिया, 2 को n मान लिया जो कि हमें पता है, हमारे लिए नोन है। और अब हम उसके जरिए ये चीज डिस्कवर करना चाहते हैं, तो रियल लाइफ सिचुएशन आई, वॉर के हिसाब से आई। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर अब मुझे ये कोऑर्डिनेट्स डिलीट करने हो, मतलब इरेज करने होंगे, वरना यहां पे बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी। तो मैं एक बार रब कर देता हूं और यहां पे मैं लाइन बना देता हूं। ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये कोऑर्डिनेट है x, y, जो कि हमें पता नहीं है। ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है, क्रॉस लगाया है, x नहीं है, अननोन, नोन और नोन। ठीक है, और क्या नोन है? m:n के रेशियो में ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ये लेंथ को अगर आप ये लेंथ के साथ डिवाइड करोगे तो वो m:n की रेशियो में आएगा। तो अब क्या करना है? x, y को हमें डिस्कवर करना है, तो क्या किया जाए? अब भाई कोऑर्डिनेट प्लेन,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो जो पता है वही करते हैं। हमें क्या पता है, ये x1 कोऑर्डिनेट होगा, ये y1 कोऑर्डिनेट होगा। अब यहां पे लिखते हैं x1 0, बट मैं सिर्फ x1 लिख रहा हूं। यहां पे लिखते हैं 0 y1, मैं सिर्फ y1 लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सिमिलरली ये यहां पर क्या होगा, x पे यहां पर x कोऑर्डिनेट आएगा और यहां पर x2 कोऑर्डिनेट आएगा। इसके बेनिफिट को अब आप खुद ऑब्जर्व करो। जब आप एक लाइन में लिख देते हो चीजों को, तो वो एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये लेंथ बाय ये लेंथ का रेशियो हम निकाल सकते हैं, या ये लेंथ माइनस ये लेंथ हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सिंपली आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट प्लेन आपका एक्स और वाई इस तरह से बना, ऑटोमेटिकली डिस्कवर हुआ, क्योंकि कैलकुलेशन यहां पर बहुत इजी है। तो इसका कोऑर्डिनेट वाई, एंड यहां पे थोड़ी सी लाइन लंबी करनी होगी, और इसका कोऑर्डिनेट y2। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है कि भाई अब अगला काम क्या ही करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि देखो इस लेंथ को ये वाली लेंथ रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने बना लिया, यहां पर भी एक लाइन बना देते हैं, ट्रायंगल बन गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो ट्रायंगल क्यों बना है, क्योंकि ट्रायंगल बना सकते हैं और ट्रायंगल बना सकते हैं तो ट्रायंगल का जो ज्ञान है वो अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कुछ और करेंगे। हमें ये नहीं पता कि ट्रायंगल बनाने से ही रिजल्ट आएगा, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। ये कोई स्टेप नहीं है, ये हमारा एक तरीका, हमने एक कदम बस आगे बढ़ाया है। अब जरूरी नहीं कि ये कदम सही दिशा में हो, ठीक है, लेकिन जो इजीएस्ट फिगर यहां पे नजर आ रही है वो ट्रायंगल नजर आ रही है, इसलिए हमने ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम कर पाएंगे, लेकिन रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा ये हमें नहीं पता है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कुछ और किया जाएगा। तो भाई अब देखते हैं क्या, अब हमने कहा कि यार ट्रायंगल बन गया। अगर इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और यार इससे पहले हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं यहां पर कि यार ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि इस ट्रायंगल को देखूं, ठीक है, पहला ट्रायंगल ये लेता हूं और दूसरा ट्रायंगल मैं लेता हूं ये बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूं, तो भाई ये एंगल कॉमन। अब क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, और ये भी एंगल, ये तो 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है। इट मींस कि अगर मैं कहूं ए बी सी डी ई, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखूं, ठीक है, रिजल्ट नहीं पता है, जो दिख रहा है वही कर रहे हैं, उसी के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। अब यहां पर मुझे सिमिलैरिटी मिल गई, ठीक है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट मिल गया। और अब मैंने कहा कि यार अगर ये सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि अब आप देखो ए बी अपॉन में ए सी कह लूं, या फिर मैं ये कहूं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, या फिर बीपीटी थ्योरम लगा दूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर कोई लाइन एक ट्रायंगल को, ठीक है, वो मतलब किसी लाइन के एक साइड के पैरेलल हो तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि बीपीटी थ्योरम, या फिर आप सिमिलैरिटी का भी यूज कर सकते हो कि दिस अपॉन में दिस। अब ये जो हमने किया था कि इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, बीपीटी को प्रूव करने के लिए इन शॉर्ट बीपीटी थ्योरम ही आ जाएगी कि ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाली साइड ले लेते हैं हम, ए डी अपॉन में डी ई, और ए बी अपॉन में बी सी m:n के रेशियो में है, ठीक है। अब ए बी लेंथ अपॉन में बीसी लेंथ, ए बी अपॉन में बीसी m:n के रेशियो में है, तो ए डी अपॉन में डीई भी क्या होगा, m:n के रेशियो में होगा। और यहां से हमने कहा कि यार ये तो हमारे लिए एक अच्छी चीज हो गई कि हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन के रेशियोज आ गए। अब ये लेंथ कितनी होगी, यहां तक की लेंथ x है, यहां तक की लेंथ x1 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x माइनस x1। यहां तक की लेंथ x2 है और यहां तक की लेंथ x है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, x2 माइनस x। अब एडी की जगह आप क्या लिख सकते हो, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई आपका डीई की जगह आप क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x। अब बचा क्या, सिंप्लीफाई करना, और क्या बचा, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे सिंप्लीफाई करें इस चीज को, तो यहां पर इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू, इस n को यहां लेके जाते हैं, nx माइनस nx1। अब क्या करना है, x कोऑर्डिनेट बताना है, इसको यहां लेके जाते हैं, इसको यहां लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू, माइनस mx है, इधर जाएगा प्लस mx हो जाएगा, mx प्लस nx, x कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये बन जाएगा m प्लस n मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। बचा क्या, इसको यहां नीचे ले आओ एंड यू गेट योर रिजल्ट। तो आपके पास आया x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। हेंस डिस्कवर्ड, आपने एनिमी का x कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया। हम क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग याद कर लेते हैं कि mx2 करना है, nx1 करना है और डिवाइड बाई m प्लस n कर देना है। ऐसे मत करो, ऑब्जर्व करो, एक्सप्लोर करो। और अब आप लोगों के लिए टास्क,
आपने इस बार यहां लाइन बनाई थी, अब इस लाइन को ऐसे बनाओ, अब इस लाइन को ऐसे बनाओ और फिर देखो ये फिर से वही बीपीटी थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर ये लेंथ कितनी हो जाएगी y माइनस वाई वन, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी y2 माइनस वाई। और अगर आप देखोगे m ये m इस टू n के रेशियो में आएगा, तो y माइनस वाई वन डिवाइड बाई y2 माइनस वाई इज इक्वल टू m अपॉन में n। रीसिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, डिस्कवर किया हमने, डिराइव नहीं किया है। हमने नेचर को से बात करी, नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट किया जो हमें पता था उसके जरिए, और हमें रिजल्ट मिल गया। हमारी यहां पर कुछ मिस्टेक्स इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल दिखा, सिमिलर ट्राइंगल दिखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिखी। ठीक है, अब बीपीटी बीपीटी बोलता हूं तो मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। सिंपली सिमिलैरिटी से ही हमने ये प्रूव किया था। ठीक है, और क्योंकि ये प्रूव्ड है तो हमने उस नॉलेज को यहां पर अप्लाई किया और हमारा रिजल्ट यहां पर आ गया। अब ये जानना क्यों जरूरी था, इसके लिए। ठीक है, ये जानना क्यों जरूरी था सिमिलैरिटी, मैंने आपको टास्क दिया था ना मून का डिस्टेंस बताने के लिए। ठीक है, तो देखो बहुत से बड़े बड़े काम यहां पर हो रहे हैं, और यहां पर अब आप नोटिस करो कि ए बी लाइन जो थी, एसी लाइन जो बी पॉइंट था वो ए और सी के बीच में आ रहा था, मतलब बीच में कहीं आ रहा था। ठीक है तो इसलिए हम लोग इसको इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अब एक्सटर्नल क्या होता है, ठीक है, अब हमारा सिलेबस वाला पार्ट तो पूरा हुआ, अब हम चलेंगे वैसे भी ये भी सिलेबस का पार्ट है, बट आज की सिनेरियो के हिसाब से ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब सिनेरियो को आप ऐसे ले लो। ठीक है, अब आप खुद इसको एक्सप्लोर करोगे और डिस्कवर करोगे। ठीक है, अब सिनेरियो को आप कुछ इस तरीके से लो, चलो 1 मिनट रब कर लूं बस। ठीक है, सिनेरियो को आप इस तरीके से लो कि भाई ये रहा हमारा कमांड सेंटर। ठीक है, हमारे आर्मी 1 और आर्मी 2 यहां खड़ी है, बट एनिमी यहां है। ठीक है, तो इन्होंने बताया अपने रडार से कि भाई इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, और इन्होंने बताया अपना डिस्टेंस, थोड़ा सा ऊपर एक लाइन बना देता हूं, ये रहा। इन्होंने अपने डिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया कि भाई मुझसे वो इतना दूर है, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इन्होंने कहा मुझसे ये इतना दूर है, डिस्टेंस आ गया। तो ये जो डिस्टेंसेस का रेशियो, मान लो इन्होंने कहा मेरे से 7 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सॉरी, इन्होंने कहा मेरे से वो 21 किलोमीटर दूर है, और बी पॉइंट ने कहा मुझसे वो 7 किलोमीटर दूर है। तो 21 अपॉन में 7 इज 3:1, 3:1 का रेशियो आ गया। तो आप इस रेशियो को ही m अपॉन में n बोलोगे, जैसा कि हमने वहां देखा था। अब हम इसको फटाफट एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, तो भाई यहां पर a एंड b पॉइंट, a एंड b पॉइंट यहां पर है, जिसका कोऑर्डिनेट कमांड सेंटर से x1 y1 एंड x2 y2 है, जो कि हमें पता है। ठीक है, और इनका कोऑर्डिनेट जो है वो हमें नहीं पता है, जो कि x, y हमें डिस्कवर करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, और इस केस में ये केस तभी वर्क करेगा जब वो उसी की लाइन में आते होंगे। ठीक है, उन्हीं के लाइन में आते होंगे। तो x, y अननोन, नोन और नोन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों से, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके बाहर है, तो इसीलिए ये कहलाएगा एक्सटर्नल। इसीलिए क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। और अब हमें क्या आता है, हमें जो आता है हम वही करेंगे। ये x1, ये x2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया x। ठीक है, सिचुएशन वही है, हमें इनका डिस्टेंस जानना है। इन दोनों के आर्टिलरीज खत्म हो चुकी हैं, अब ये यहां से इनको लॉन्च करेंगे, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोऑर्डिनेट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो भाई यहां पर m/n कैसे आएगा। ठीक है, m/n को देखो, तो भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको c कहते हैं, यानी कि AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC इज योर m/n। ठीक है, ये आपका m/n का रेशियो है, यानी कि AB के बाहर जब कोई पॉइंट होगा और उसी लाइन में होगा तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, अगर उनके बीच में होता तो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम है मुझे। ये कोऑर्डिनेट है y1, ये कोऑर्डिनेट है y2, और ये कोऑर्डिनेट है हमारा y। ठीक है, अब क्या करें, चलो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बनाया मैंने यहां पर ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बन गया। अब मुझे m/n का रेशियो पता है। अब अगर मैं देखूं कि यार ये ट्राइंगल देखूं, ठीक है, और ये ट्राइंगल देखूं, तो अगेन ये दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। और अब अगर मैं कहूं, ठीक है, अब मुझे इस वक्त सिमिलर ट्राइंगल को देखना है। अब आपको पता है कि भाई ये जो रेशियो है ना वो दिस अपॉन में दिस है। ठीक है, दिस अपॉन में दिस के बराबर है। तो यहां पर क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है, सेम चीज अप्लाई होगी, लॉजिकली सेम चीज, यानी कि दिस अपॉन में दिस का जो रेशियो होगा बीपीटी थ्योरम के जरिए वो क्या आएगा, m/n के रेशियो में आएगा। यानी दिस अपॉन दिस का मतलब पहले आपको ये लेंथ लेनी है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है इस लेंथ से,
बस यही हमें ऑब्जर्वेशन के दौरान ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस लेंथ को इस लेंथ से डिवाइड कर रहे हो, तो सिमिलैरिटी की वजह से आप इस लेंथ को इस लेंथ से डिवाइड करोगे। और ये लेंथ कितनी है, x माइनस x1। देखो x यहां पर है, x1 यहां पर है, x माइनस x1 ये लेंथ आ गई, और ये लेंथ कितनी है, x माइनस x2। एज सिंपल एज दैट। और यहां पर आएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू m इज टू n। सेम इसी तरीके से आप यहां पर ऐसे लाइन बनाओगे और y के लिए रिलेशन निकालोगे, तो वहां पर आएगा y माइनस y1 डिवाइड बाई y माइनस y2 इज इक्वल टू m इज टू n। ये आप सिंप्लीफाई करना, ये मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx माइनस mx2, ठीक है। तो अब इसको यहां लेके जाते हैं और इसको यहां लेके आते हैं, तो ये बनेगा mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू mx माइनस nx, एंड यहां से x कॉमन लेंगे तो फाइनली आएगा x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। लो भाई हो गया। अब पहले ये एनसीईआरटी में हुआ करता था, तो बच्चे उस टाइम याद कर लिया करते थे कि भाई इंटरनल में प्लस आएगा, एक्सटर्नल में माइनस आएगा, बट ऐसा नहीं करना है, हमें एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से आएगा, जो कि निकल कर आएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। याद करोगे, 11th में डिफिकल्टी आएगी, 11th में आएगी, बड़ा मजेदार टॉपिक पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास, जो कि इसी फॉर्मूले से आप डिस्कवर करोगे। लेकिन इस फॉर्मूले से आप अगर देखो, अगर इसके मायने नहीं पता होंगे, तो यहां पर आप डेराइव करोगे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके मायने पता होंगे, तो आप उस फॉर्मूले को, यानी कि आप मासेस को ऑब्जर्व करोगे, तो आप डिस्कवर करोगे कि यहां पर एक्चुअली में आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो आप खुद ब खुद आपके माइंड में आएगा कि यहां पर मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहिए, और फिर जब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, तो आप सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले को डिस्कवर कर लोगे, और जब आप उसको डिस्कवर कर लोगे, तो यहां पर आपने एक्चुअल में राइट वे ऑफ लर्निंग ली, और वो भी खुद से ली। फॉर्मूला याद करके सिर्फ नंबर आएंगे, लेकिन इस तरह से पढ़ के हम काबिल बनेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे एंड सेल्फ लर्नर बनेंगे। यही चीज हमें करनी है और यही चीज करते रहना है, ताकि हमारी इसकी हैबिट बन जाए। और जिसके लिए मैंने बताया था 21 डेज ऑन एन एवरेज, 17 दिन में भी हो सकता है, 25 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप एक महीना मान लो, एक महीने इस तरह से पढ़ोगे, अगले महीने से आपकी ये हैबिट बन जाएगी और आप सारी पढ़ाई इसी तरीके से करोगे। और फिर आप अपने टीचर से सही सवाल पूछना स्टार्ट करोगे, और उन सही सवालों की वजह से हम टीचर्स, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम मजबूर होंगे उस ज्ञान को हासिल करके आपको बताने के लिए, जिससे कि टीचर्स भी इवॉल्व करेंगे और एनवायरनमेंट भी इवॉल्व करेगा क्लासरूम का, जिससे कि हम एक क्रिएटिव लर्नर्स बनने स्टार्ट होंगे, इनोवेटर माइंडसेट रखेंगे, और जो हमारे ड्रीम्स बचपन में हम देखा करते थे, जो बड़े होके वो छोटी सी बस एक जॉब बन के रह जाती है, वो चीज एक्चुअली में जो बचपन के ड्रीम्स हैं, वही ड्रीम्स हम बड़े होके भी देखा करेंगे, और उनको अचीव करने के लिए हमें ये पता होगा कि ये पॉसिबल है। इसके लिए जो चाहिए, अब हमें बस उन चीजों को मैनेज करना है, अपने थिंकिंग पावर से इन प्रॉब्लम्स को, जो उस ड्रीम को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके सॉल्यूशन को ढूंढना और अपने ड्रीम तक पहुंचना है। ये हैबिट बनेगी हमारी, ठीक है। चलो, तो भाई यहां पर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब एक और टॉपिक जो कि है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके भी बच्चे फॉर्मूले याद कर लिया करते थे, बट फॉर्मूला नहीं याद करना है। हम देखेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक ट्राइंगल है और उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो चलो अब भाई कोऑर्डिनेट प्लेन देखते हैं, इसके जरिए हम अपनी थिंकिंग पावर को बूस्ट करेंगे। तो भाई यहां पर मैं लेता हूं अपना एक कोऑर्डिनेट प्लेन, इसमें थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना होगा, इसलिए थोड़ा पीछे से लेते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा। अब यहां पर लेता हूं मैं अपना पहला पॉइंट, यहां पे लेता हूं मैं दूसरा पॉइंट, और यहां पे लेता हूं मैं अपना तीसरा पॉइंट। थोड़ा नीचे लेता हूं ताकि वाई एक्सिस के साथ आ जाए। ये लिया मैंने तीसरा पॉइंट, ठीक है। रैंडम ट्रायंगल बनाया है, ना इक्विलेटरल है, स्केल ट्रायंगल लिया है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो बन जाएगा आपके पास एक ट्रायंगल, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास ट्रायंगल, थोड़ा अजीब सा बन गया है, लेकिन कोई नहीं, आप समझदार हो, समझ जाओगे। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज भी दिखाऊंगा, जिसके बारे में आपको सोचना है, और वो आपका टास्क बनेगा, और उसका जवाब मुझे ढूंढ कर बताना है। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में बताना है, जितना टाइम लगे उतना टाइम लेना, इसके बारे में सोचना। लेकिन यह आपको फ्यूचर का एक बहुत ही बड़ा ईस्टर एग देने वाला है, ठीक है, जो कि डायरेक्शंस को लेकर होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। और यहां पर कुछ हम प्लस माइनस से रिलेटेड डिस्कवर करेंगे आफ्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी नहीं, अभी तो हम सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें बताना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए
मुझे क्या चाहिए, चलो इस लाइन को अगर मैंने बेस मान लिया तो इसका डिस्टेंस तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा, लेकिन फिर बात आती है कि मुझे हाइट नहीं पता है, और हाइट निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं सेक्शन फॉर्मूला से निकाल पाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि यहां पर ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उससे मैं ये कोऑर्डिनेट निकालूंगा, फिर मैं उससे इस डिस्टेंस फार्मूला से इसकी हाइट निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में कर दूंगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और ये करने के लिए आपको एंगल्स का और इनके रेशियोज को स्टडी करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अभी हम, ये पाथ हमारे लिए काफी ज्यादा लंबा है, और आप इस पाथ को एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। ठीक है, इस पाथ को आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, फ्री टाइम में बोर्ड्स के बाद कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर आप 10th की स्टार्टिंग में ही देख रहे हो, अभी 1-2 महीने ही गुजरे हैं, तो आप अभी से ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो अब बारी आती है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ट्राइंगल्स बनाते हैं, या फिर हम यहाँ पर इजीएस्ट ज्योमेट्रिक फिगर रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यार ट्राइंगल के अंदर ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आ जाए तो एरिया निकालना आसान होता है। ठीक है, और रेक्टेंगल अगर है तो बस वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है। तो जस्ट इस फिगर को देखना स्टार्ट किया, और यहां पर हमने क्या किया कि यार एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई। ठीक है, अपने आप एक ही बार में माइंड में नहीं आया होगा मैथमेटिशियन के, उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, और कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ना सबसे बेस्ट पहली चीज जो इंसान करता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देता है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देता है, कुछ ना कुछ डिस्कवर हो जाता है। यही कोऑर्डिनेट प्लेन की एक अच्छी बात है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल देगा या रेक्टेंगल देगा। ठीक है, ऐसी फिगर्स आपको मिलेंगी जो कि इजी फिगर्स, और इनका ज्ञान हमारे पास है। ठीक है, और इसी पॉइंट से हमने क्या किया, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी, और यहां पर भी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्स और वाई को भी टच करे वो। अब हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट लिया, यहां से भी हमने क्या किया, ये लो यहां पर लाइन बना दी, और यहां से हमने क्या किया, तीसरा पॉइंट लिया, यहां से हमने इसको थोड़ा ऊंचा करो। ठीक है, यहां से हमने एक लाइन बना दी। ठीक है, हमने यहां से भी लाइन बनाई होगी, यहां से भी लाइन बनाई है। ठीक है, लेकिन उनकी नीड नहीं है, तो फिर हमने उसको रब कर दिया। क्यों नीड नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास ना, और देखो बाई डिफॉल्ट एक फिगर नजर आया, मान लो मैंने बना दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे यहां रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इसलिए मैंने उसको वापस से रब कर दिया। मान लो मैंने यहां भी लाइन बना दिया है, लेकिन मुझे यहां रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इसलिए मैंने उसको रब कर दिया। और अब इस रेक्टेंगल को अगर मैं देखूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं, लेट्स ऑब्जर्व दिस थिंग। हमें इसको ऑब्जर्व करना है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो रेक्टेंगल को अगर मैं डॉटेड ना रख के बोल्ड कर देता हूं रेड कलर से। ठीक है, ये रहा मेरा रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के भी 4 कॉर्नर्स आ गए। अब इन कॉर्नर्स का अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं, तो भाई यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पे कोऑर्डिनेट x2 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 है। y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट के लिए मैं इस तरह से आऊं, तो यहां पे देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, y1 हो गया। तो यहां पे रेक्टेंगल के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया x2 y1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरीके से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो वो तो एक्जैक्टली x1 y1 के बराबर है, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर y3 है, तो यहां पर x2, y3 हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं इस पॉइंट पे, तो यहां पर x1 कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है x1, और y कोऑर्डिनेट क्या है y3। ठीक है, चलो तो देखो भाई हमारा काम यहां पर हो गया। अब अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, अब मुझे थोड़े बोर्ड की नीड होगी। ठीक है, इसलिए मैं यहां पे इन सब चीजों को रब कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर इनको मैंने रब कर दिया। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करूं तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले एरिया पे नहीं सॉरी, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ठीक है, इस ट्राइंगल को देखूं, ठीक है, यहां पर देखो एक ट्राइंगल है जो कि प्रॉपरली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकाल सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो यहां पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ठीक है, तो यहां पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, इसको बोलता हूं ट्राइंगल 1, इसको बोलता हूं ट्राइंगल 2, इसको बोलता हूं ट्राइंगल 3। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर सारा एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसको 4 बोल लो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4। लो भाई, इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, और जो फॉर्मूला हम डिस्कवर करेंगे वो कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया। अब आपकी बारी है, हालांकि मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं, बट आप वीडियो को पॉज करके सेल्फ इसको सॉल्व करो और जवाब तक पहुंचो, ताकि आपने इसको खुद एक्सप्लोर किया हो, ऐसा आप मतलब ऐसा आप फीलिंग ले पाओ और आपकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बूस्ट हो। तो भाई अब यहां पर हमें
मैं मान रहा हूं कि आपने खुद से किया होगा और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब बारी आती है एरिया ट्रायंगल वन को लेते हैं। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। एरिया ट्रायंगल वन, एरिया ट्रायंगल वन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस लेंथ कितना है, ये देखो, ये कोऑर्डिनेट क्या है x2, ये कोऑर्डिनेट है x1, ये बेस लेंथ है तो x2 माइनस x1, ये लेंथ है x2 और ये लेंथ है x1। x2 में से x1 माइनस कर दूं तो ये लेंथ बचेगा, तो बेस कितना है यहां पर x2 माइनस x1। ठीक है, अब बारी आती है हाइट की, तो ये लेंथ हाइट है। अब यहां पे जो कोऑर्डिनेट है दैट इज y2, तो मैं उन डॉट्स को अगर यहां पे लेकर आऊं तो ये पॉइंट है y2 और ये पॉइंट है y1, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वही ये लेंथ है आपकी। ठीक है, तो ये कितना है y2 माइनस y1, तो यहां पर आ गया y2 माइनस y1। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एरिया ट्राइंगल टू पर। अब ट्राइंगल टू पे बढ़े तो आप इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, या इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे मैंने लिखा हाफ बेस, बेस कितना है x2 में से x3 माइनस कर दो। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, ये x3 है, तो x2 माइनस x3, तो यहां पर आ जाएगा x2 माइनस x3। कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना, हमें लगता है कि 3 या तो पीछे होना चाहिए, बट नहीं, 3 आपका आगे है। तो x2 ये लेंथ है, x3 ये लेंथ है, x2 में से x3 माइनस कर दिया तो x2 माइनस x3 लेंथ ये वाली आ गई, मल्टीप्लाई हाइट, ऊपर कौन है y2, y3 माइनस y2, तो आया y3 माइनस y2। तो ये क्या आ गया आपके पास, एरिया आ गया उस ट्रायंगल का। अब बारी आती है अगले पॉइंट की, यानी कि एरिया ट्रायंगल 3। एरिया ट्रायंगल 3 जो कि है आपके पास, ये हो गई आपकी हाइट, ये हो गया बेस, या फिर ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोऑर्डिनेट है x3, ये कोऑर्डिनेट है x1, तो x3 माइनस x1 हाफ इंटू x3 माइनस x1 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपके पास, y3 माइनस y1। ठीक है, y3 माइनस y1। ठीक है, एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है, y3 माइनस y1, तो ब्रेथ आया y3 माइनस y1। अब ये लेंथ कितनी है, y3 माइनस y1, ये लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने कर दिया। यानी कि हमने कुछ खुद से, मतलब खुद से ही किया, लेकिन देखो कितनी सिंपल सी बात है ना, जो आता है वही कर रहे हैं, जो नहीं आता वो तो हम वैसे भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन नई चीज को खोजने के लिए आपका पुराना ज्ञान ही सफिशियंट है, क्योंकि नई चीज तो आपको पता ही नहीं है, उसके लिए आप पुराने ज्ञान का यूज कर रहे हो। इसी तरह से आप नई चीजों को डिस्कवर कर पाओगे। तो अब ये चारों चीजें हमने ढूंढ ली हैं और ये रहा वो रिजल्ट जो हमें करना है। सिंपली अब ये जो चीजें इस फॉर्मेट में लिखेंगे और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहां पे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप भी सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं पहले लिखूं, तो यहां पर आएगा x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 इज इक्वल टू 1/2, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, माइनस है। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2 x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y1 माइनस 1/2 x2 माइनस x3, यहां प्लस माइनस का ध्यान रखना है एज अ सिले मिस्टेक, कहीं वो गलती से गलत ना हो जाए, y3 माइनस y2, ठीक है, माइनस 1/2 x3 माइनस x1 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसको लंबा नहीं करता हूं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या पता कुछ दिख जाए। इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, y3 माइनस y1। अब y3 माइनस y1 कहीं नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, और x2 माइनस x1 यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ कॉमन कॉमन खेला जाए, आगे सिंप्लीफाई ही करना है, रिजल्ट इसी से आएगा। बस मैं देख रहा हूं कि कुछ कॉमन कॉमन हो जाए तो काम बन जाए। तो भाई यहां पर एक काम करते हैं, y3 माइनस y1 को कॉमन लेते हैं, यानी कि अभी मैं फोकस करता हूं इस पर और इस पर। ठीक है, अगर मैं y3 माइनस y1 को कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, y3 माइनस y1, ठीक है, कॉमन ले लिया, ये पार्ट बस सिंप्लीफिकेशन बचा है और कुछ नहीं। तो y3 माइनस y1 को कॉमन ले लिया तो यहां पर आएगा x2 माइनस x1 माइनस 1/2 x3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1/2। ठीक है, चलो, तो भाई यहां पर आता है x2 माइनस x3/2, ठीक है, प्लस x माइनस x1/2, और यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, यहां पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि चलो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। आखिरी चॉइस हमारे पास वही बची कि मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 1 का ध्यान रखना। ठीक है, x2 y3 माइनस x2 y1 माइनस x1 y3 प्लस
x1 y1, ठीक है। अब यहां से हाफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, 1/2 x2 y2, ठीक है। गलती ना हो जाए इसलिए ब्रैकेट लगा लेता हूं क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है। तो x2 y2, फिर x1 y1 माइनस में, माइनस x1 y1/2, देखो मिस्टेक हो जाती ना, x2 y2 x2 y1, ठीक है। ये सिली मिस्टेक ना हो, x2 y1, ओके। फिर आएगा मेरे पास माइनस x1 y2/2, और फिर आएगा प्लस x1 y1/2, ठीक है। तो ये लंबा होने वाला है, ठीक है। चलो तो फिर लिखेंगे माइनस 1/2 x2 y3, ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। यहां पर ब्रैकेट लगाओ, x2 y3, ठीक है, माइनस x2 y2 माइनस x3 y3 प्लस x3 y2 सब में डिवाइड बाई टू ब्रैकेट, ठीक है। अब बचती है अगली लाइन, ये लास्ट बचता है जो कि मैं यहां लिखता हूं, -1/2, ठीक है। ये माइनस के आगे ब्रैकेट लगाओ, -1/2 x3 y3, ठीक है, x3 y3, फिर x3 y1 माइनस में, x3 y1 डिवाइड बाई टू, फिर आएगा माइनस x1 y3 डिवाइड बाई टू, फिर आएगा प्लस में x1 y1 डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब भाई बोर्ड को तो रब करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज तो हमारे ब्रेन में है ही, ठीक है। तो यहां पे रब करते हैं क्योंकि इसी से हमने इंफॉर्मेशन ली है। और अब बारी आती है ध्यान से लिखने की, प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं x2 y3, ठीक है, माइनस x2 y1, ठीक है, माइनस x1 y3। अब इसको अगली लाइन में लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस x2 y2 डिवाइड बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 y1 डिवाइड बाई टू, प्लस x1 y2 डिवाइड बाई टू। एक मिनट, यहां पे भी 1 2 3 4 होने चाहिए, x1 y3 x1 y1, देखा, प्लस x1 y1, इसका आपको ध्यान रखना है, बस कोई चीज छूट ना जाए। फिर आते हैं आपके x1 y2 लिख लिया मैंने प्लस में, और वो लास्ट वाला माइनस में, माइनस x1 y1 डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब अगले पार्ट पे, माइनस x2 y3 डिवाइड बाई टू, x2 y2 डिवाइड बाई टू, वो माइनस में है तो यहां प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस x3 y3 डिवाइड बाई टू, माइनस x3 y2 डिवाइड बाई टू, ठीक है। चलो अब ये लास्ट लाइन बचती है, माइनस x3 y3 डिवाइड बाई टू। अगर बाई चांस ये वाला पार्ट फ्रेम में नहीं आ रहा होगा तो जो मैंने यहां लिखा है वो यहीं लिखने जा रहा हूं, तो आपको नजर आ जाएगा। तो प्लस x3 y1 डिवाइड बाई टू, प्लस x1 y3 डिवाइड बाई टू, माइनस x1 y1 डिवाइड बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलो अब नीचे वाले पार्ट को रब कर लेते हैं क्योंकि ये हमने यहां पे लिख लिया प्रॉपर साइन के साथ, बहुत ध्यान से लिखा ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए और प्लस माइनस की गड़बड़ी ना रहे, अगर हुई होगी तो दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं ध्यान से, चलो भाई एक एक करके देखते हैं, ठीक है। x2 y3, यहां पर अब हमें क्या करना होगा, मार्किंग करनी होगी। x2 y3 देखो, और कहीं है x2 y3, ठीक है, यहां पे अंडरलाइन कर लिया, और कहीं है x2 y3, ध्यान से देखना है, x2 y3 यहां पर है और कहीं नहीं है। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x2 y3 माइनस x2 y3/2, तो क्या आएगा, x2 y3/2 प्लस में आएगा क्योंकि ये +1 है, ये -1/2 है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, लिख लिया। अब x2 y1 को देखते हैं, x2 y1, अब x2 y1, ठीक है, ये रहा x2 y1, और कहीं है नहीं है, ठीक है। तो अब इनको देखेंगे तो ये आएगा माइनस x2 y1/2, ये -1 है, ये +1/2 है, तो ये हो गया। तो अब ये और ये भी सॉल्व हो गए, ठीक है, डन। अब 1 और 3 को देखते हैं, ये बस लंबा इसीलिए क्योंकि आपको एक एक चीज देखनी है। x1 y3, ठीक है, ये लाइन ऑब्जर्व करो, x1 y3 x1 y3 x1 y3, ये रहा माइनस और प्लस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस x1 y3/2, ये और ये भी सॉल्व हो गए। कट करना इसलिए जरूरी है ताकि फिर से मिस्टेक ना हो जाए। x1 y1 x1 y1 x1 y1/2, और कहीं है x1 y1/2, ठीक है। तो भाई यहां पर x1 y1/2, ध्यान से देखो, ये +1 है, ये -1/2 है, ये -1/2 है, तो ये तो पूरा ही कट के 0 हो गया। तो 0 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, +1 है और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये -1 हो जाएगा, +1 -1 0, ये भी हमारा डिडक्ट हो गया। x2 y2
इसको लेते हैं x2y2 और कहीं है x2y2, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, ये -1/2 है, ये +1/2 है, तो ये भी डिडक्ट हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। x1y2/2, ये लाइन है x1y2। अब ढूंढते हैं x1y2, ये अकेला ही है, ध्यान से देखो, x1y2 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 x1y2, तो ये वो अकेला ही है, तो प्लस में x1y2 2, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं x3y3 पे, x3y3/2, x3 नहीं, ये नहीं है, ये लेते हैं x3y3/2, ये प्लस में ये माइनस में, लो भाई कट के 0 हो गया, ठीक है। माइनस x3y2 और बचा है नहीं है, तो ये आएगा माइनस x3y2 2, और यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब बचा अकेला, ये बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आएगा प्लस में x3y1/2। तो भाई 1/2 सब में आ रहा है, पूरा कॉमन ले लो, 1/2 बाहर ले लिया। अब बनाते हैं ब्रैकेट। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं भाई, यहां पर चलो, अब तो मैं फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गया हूं, तो पहले x1 से शुरू करते हैं। तो x1 किस किस में है? x1 इसमें है और इसमें है, और किसी में नहीं है, तो x1 को लेते हैं हम कॉमन। अगर मैं x1 को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? देखो, y3 के आगे माइनस है, y2 के आगे प्लस है, तो पहले y2 माइनस y3, ठीक है। तो ये दोनों भी सॉल्व हो गए। अब बढ़ते हैं हम x2 पे, तो ये रहा x2, और अगला x2 कहां पर है मेरे पास? ये रहा, ठीक है। तो यहां से मैं प्लस x2 कॉमन लेता हूं, और यहां पर आएगा y3 माइनस y1, ठीक है। y3 माइनस y1, 1/2 पूरा बाहर है, ठीक है। अब ये दोनों भी सॉल्व हो गए, बचा ये मेरे पास, तो प्लस में मैं x3 कॉमन लेता हूं, तो आएगा y1 माइनस y2 एंड ब्रैकेट क्लोज। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया, और यहां पे ब्रैकेट लगा के 1/2। So this is your area of triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब बच्चे इनको याद क्या करते थे? अच्छा, x1 लिखा है तो 1 2 3, 2 से है तो फिर 3, 2 के बाद 3 आता है, अब 3 के बाद तो खत्म, तो वापस से 1 पे आ जाओ। 3 है, 3 के बाद क्या आएगा? 1 2। तो इस तरीके से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रोसेस जब एक्सप्लोर करोगे ना तो लर्निंग मिलेगी। अब ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहां पर एक मजेदार चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है, जो कि मैंने कहा था ना आप लोगों के लिए ईस्टर एग होगा फ्यूचर के लिए, और जो आपको सोचना है और मुझे उसका जवाब देना है कि ऐसा क्यों हुआ। अब एरिया हमें लगता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में बहुत ही सिंपल सा ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। -1, 0 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इज 1, 0, और यहां पे तीसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं 0, 1, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है। तो मेरे पास आ गया ये ट्राइंगल आ गया। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया बताना चाहता हूं, जो कि आप देख ही सकते हो, आपके पास क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा। अगर मैं हाफ इंटू बेस करूं, बेस लेंथ कितनी है? 2 है, 1 यूनिट, टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2 यूनिट, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 1 यूनिट की, तो 2 से 2 कटा 1, ठीक है। हमें लग रहा है 1 आएगा, और इससे भी निकालेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन नहीं बोलना है अभी। चलो इससे निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। क्योंकि कई बार बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि जब हमारे पास एक फॉर्मूला है तो इस नए फॉर्मूले की जरूरत क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैं करता हूं 1/2, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, और मैं इसको कहता हूं x1 y1, इसको कहता हूं x2 y2, और इसको बोलता हूं x3 y3, ठीक है। तो x1 क्या है मेरे पास? -1 है, तो -1 ब्रैकेट, y2 क्या है मेरे पास? y2 0 है, ठीक है, 0 है, और माइनस y3 पे आएंगे तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में x2 क्या है मेरे पास? 1 है, देन y3 क्या है मेरे पास? 1 है, एंड y1 क्या है मेरे पास? 0 है, ठीक है। देन x3 पे आते हैं, x3 क्या है मेरे पास? 0 है, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, 0 मल्टीप्लाई दिस से 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहां पे सॉल्व करते हैं, सो 1/2 -1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर देखो एरिया आया 1। एरिया कितना था? 1 था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, इस फॉर्मूले से भी क्या आया? 1 आया, ठीक है। लेकिन अब मैथमेटिशियन की तरह सोचो कि यार हमने इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 बोला, क्यों ना मैं इसको x1 y1 बोलता हूं। अभी मैं कैसे गया? ऐसे गया, फिर ऐसे गया, 1 2 3। अब उनका मन किया कि मैं 1 यहां लेता हूं, 2 यहां लेता हूं, 3 यहां लेता हूं, यानी कि अभी उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो ऐसे था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। अब उनका मन कर रहा है कि चलो पलटी मारते हैं, यहां से 2 पे जाते हैं, फिर यहां से ऐसे आते हैं। तो अब इसको उन्होंने चेंज करके कर दिया x2 y2, और इसको बना दिया x3 y3। अब उन्होंने कहा अब वैल्यू निकालते हैं, अगर एरिया तो सेम ही आएगा, एरिया तो एरिया है, सेम ही आना चाहिए। तो उन्होंने अब वापस से सॉल्व किया, और यहां पे लिखते हैं 1/2 x1 क्या है? -1 ब्रैकेट, y2 क्या है यहां पर? 1 है, y2 क्या है मेरे पास? 1 माइनस y3 जो कि -0 है, ठीक है। प्लस x2 पे आते हैं, x2 क्या है? 0। अब 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, तो छोड़ दिया मैंने, सीधा x3 पे आते हैं, प्लस में x3 क्या है? 1, ठीक है, y1 क्या है? 0,
ठीक है, और माइनस y2 क्या है, -1, और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 1/2, -1 मल्टीप्लाई 1 इज -1, 0 मल्टीप्लाई -1 इज -1, एंड दिस इज -2, -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आई एक मजेदार चीज, यानी कि अगर मैं अपना पेरीमीटर पे पाथ बदल दूं, अगर मैं ऐसे गया, यानी कि रोटेशन में देखूं तो मैं इस तरीके से आया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज गया, तो एरिया क्या आ रहा था, +1। लेकिन जब मैंने क्लॉकवाइज जाना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज में एरिया आया +1, लेकिन क्लॉकवाइज में आया एरिया -1। अब एक नई चीज की शुरुआत होगी, एक नई चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, जो आपने 10th में पढ़ा है ना, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आप 12th में आओगे तो आप वो पढ़ोगे एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें एक सर्किटल लूप होगा जिसको आप राइट हैंड से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो प्लस लोगे, लेकिन अगर उसका उल्टा करोगे तो आप माइनस लोगे। क्यों लोगे, उसकी शुरुआत, वो चीज कैसे समझ आई, यहां से समझ आएगी। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ जाना है, समझना तो अभी बाकी है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे लिए एक जवाब था, उस जवाब ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एरिया तो एरिया है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन जो हम मानते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो सकता है वो अधूरा ज्ञान हो। अभी तक की पढ़ाई से हमें लगता था कि एरिया तो एरिया होता है, लेकिन एरिया को अगर क्लॉकवाइज मेजर किया जाए तो पॉजिटिव आया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो पॉजिटिव आया, क्लॉकवाइज मेजर किया तो नेगेटिव आया, एंड प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस होते हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ नेचर ने मुझे हिंट दिया है कि भाई आगे का सवाल आपके लिए रेडी है, यानी कि एवरी क्वेश्चन गिव्स यू अ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के साथ एक नया सवाल मिलता है आपको। हर क्वेश्चन का एक आंसर है और उस आंसर के साथ एक नया सवाल आपको मिलेगा, और ये सवाल के लिए अब आप बनो वो खोजकर्ता जिसको इस सवाल के जवाब को ढूंढना है। जरूरी नहीं कि आपको जवाब तुरंत चाहिए, आपको एक टीचर को बताना है, इंप्रेस करना है, ऐसा नहीं है। सोचने की क्षमता को डेवलप करने के लिए इस सवाल को अपने माइंड में लो। 11th में तो खैर इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई रखी हैं, वहां पे तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 11th वाले सेक्शन में जाके आप उन वीडियोस को सर्च करना स्टार्ट कर दो, ऐसा मत करो। खुद से सोचो, तभी थिंकर बनोगे। इसका भी टाइम आएगा, 11th में आप इसको समझ ही जाओगे, लेकिन मोस्टली बच्चे, और वैसे ये सिलेबस में नहीं है, मैंने 11th के लिए अलग से बना रखा है। ठीक है, तो सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं आती हैं, इसीलिए हमको 11th-12th में भी चीजों को याद करना पड़ता है। अब सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम मिस कर रहे थे अपने सिलेबस से, और फिर हम 11th में आके कहेंगे कि 11th तो बहुत टफ है। वो इसीलिए टफ होती है क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर देते हैं, हम ऑब्जर्वर नहीं बनते हैं, हम चीजों को याद करते हैं। सो बस राइट हैबिट में आना है। आपको लगता होगा मैं हर वीडियो में बार बार एक ही चीज बोलता हूं, लेकिन वो इसलिए बोलता हूं ताकि हम कभी भी इस बात से दूर ना जाएं। इस बात की हमें हैबिट बनानी है कि हमें ऑब्जर्वर बनना है, फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं। ये सिर्फ मैं आप लोगों के भले के लिए बार बार बोलता हूं, क्योंकि अगर हम उसी ट्रेडिशनल वे में चलते रहेंगे तो हम कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। इतनी बड़ी भीड़ है ना स्टूडेंट्स की, और इतिहास उठा के देखो, इस भीड़ में से सिर्फ कुछ माइनॉरिटी लोग ही सक्सेसफुल बनते हैं, जो कि गिने जा सकते हैं। यानी कि परसेंटेज ऑफ पीपल्स एक भेड़ चाल वाली लाइफ जी रहे हैं। लेकिन क्या इंडिविजुअली अपने आप से पूछ के देखो, क्या आप उस सक्सेसफुल इंसान वाली लिस्ट में नहीं आना चाहते हो? उस पूरी भीड़ की, उस पूरी भेड़ चाल में चलने वाला हर एक इंसान ये बोलेगा कि हमें वो बनना है, लेकिन वो क्यों नहीं बन पाता है? भेड़ चाल की जो भीड़ है वो इतनी बड़ी क्यों है कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ गिनती के होते हैं? क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे को ही फॉलो करते हैं। और सक्सेसफुल लोगों को अगर आप देखोगे तो वो ट्रेडिशनल वे को फॉलो नहीं करते हैं, वो सेल्फ लर्नर बनते हैं। और जब वो सेल्फ लर्नर बनते हैं, वो नई नई चीजें खुद ब खुद डिस्कवर कर लेते हैं, वो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे खुद पे डिपेंड करते हैं। और जब वो खुद पे डिपेंड करते हैं ना, तो उनको किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं कि प्लीज मेरी यहां हेल्प कर दो, कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। वो अपने सॉल्यूशन खुद ढूंढते हैं, इसलिए वो ऐसी चीजें डिस्कवर कर लेते हैं जिससे सबका भला हो जाएगा, और उन चीजों का एज अ प्रोडक्ट सबको वो सेल करना स्टार्ट करते हैं, एंड दे स्टार्टेड लिविंग अ रिच लाइफ। यही तो है बिजनेस की स्टार्टिंग, यही तो है बिजनेस का पहला ज्ञान जो हमें सीखना है, जो कि हम तभी कर पाएंगे जब हम थिंकर बनेंगे। ठीक है, चलो तो इस लेक्चर को यहां पे रैप अप करते हैं, एंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे इसके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और प्लीज अपने दोस्तों को ये वीडियोस जरूर शेयर करो, ताकि हम इंडियंस में ये राइट वे ऑफ एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद।